हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सर 5 ईयर प्लान। इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक होता है 5 ईयर प्लान का। देखिए, जब हम बात जीएस की करते हैं ना, तो जीएस में एक श्योर शॉर्ट सवाल होते हैं, 5 ईयर प्लान से सवाल आते ही आते हैं। अगर कोई पूछे हमसे कि बता दीजिए सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो मैं कहूँगा सर 5 ईयर प्लान पढ़ ले वो। 5 ईयर प्लान ये गारंटी है, सवाल आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। हर एक एग्जाम में इसमें सवाल बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसको समअप करेंगे। इसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज हमारे पास ऐसे कुछ चीजें हैं जिसमें हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इसी की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां से जाके आप टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई सबको? कोई भी दिक्कत होती है तो बेझिझक आप बताइएगा हमको। चलिए, 5 ईयर प्लान की बात क्या है, 5 ईयर प्लान का जरूरत क्यों पड़ा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना जिसको हिंदी में कहा जाता है। सर 5 ईयर प्लान की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमको 5 साल का टारगेट होना चाहिए। भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल का टारगेट होना चाहिए कि भाई हमारी ग्रोथ जो है वो 5% होनी चाहिए। उसके बाद हम असेस करेंगे, यानी चेक करेंगे, जांचेंगे कि कितना हुआ, 4% हुआ है कि 6% हुआ है कि 7% हुआ है, जो भी हुआ हो हमारा, है ना। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इसके लिए हमने 5 ईयर प्लान लागू किया। सबसे पहला सवाल ये आता है सर 5 ईयर प्लान लाया कहां से हमने। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखना है आपको कि हमने 5 ईयर प्लान जो है, जिसको FYP बोला जाता है, 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना, एक हमने लिया है सोशलिस्ट कंट्री से, समाजवादा समाजवादी सॉरी ठीक है, सोशलिस्ट कंट्री। एक मिनट, FYP जो है हमने कहाँ से लिया है, तो हमने USSR से लिया है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। जो हमने 5 ईयर प्लान लिया है सर, FYP, वो कहाँ से लिया है, यानी 5 ईयर प्लान हमने USSR से लिया है। और USSR से लेने का ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, दो चीजें होती हैं। एक होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म से हम पूरी तरह परेशान हो चुके थे अंग्रेजों के आने के बाद से। फिर हमने क्या लागू किया, फिर हमने लागू किया सोशलिज्म। ठीक है, हमको लगा कि अब सोशलिस्ट की तरफ होनी चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए, सोशलिस्ट मतलब समाजवाद की तरफ। हमने पूंजीवाद से हम हार चुके थे, हम समाजवाद की तरफ रुख करने वाले थे। इसलिए हमने कहाँ से लिया, यूएसएसआर से ये कॉन्सेप्ट लिया, 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना का। इसके लिए हमने टारगेट बनाया कि सर 5 साल का हमारा टारगेट होना चाहिए। 5 साल में हम असेस करेंगे, जानेंगे, चेक करेंगे, इसको पंचवर्षीय योजना बोला। उसके बाद 5 साल बाद 20-20 साल का भी हमने टारगेट रखा था कि भाई 5 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल 4 बार हो चुका, अब 20 साल में चेक करेंगे। तो 20 साल वाले को क्या बोला गया, पर्सपेक्टिव प्लान बोला गया। ये बात भी याद रखिएगा, 20 साल वाले को क्या बोला गया सर, तो 20 साल वाले को, सॉरी, 20 साल वाले को बोला गया पर्सपेक्टिव प्लान। ये बात भी याद रखिएगा, 20 साल वाले को पर्सपेक्टिव प्लान बोला गया, है ना। ये सारी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, इसके बाद से पंचवर्षीय योजना जो हमारी शुरू हुई थी, पंचवर्षीय योजना जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का क्या नाम था, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है ये पंचवर्षीय योजना को लागू करता था। सवाल ये है आपसे, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि पंचवर्षीय योजना को लागू करने का काम कौन करता था, प्लानिंग कमीशन। लेकिन अब ये 5 ईयर प्लान सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए हमने एक बॉडी बनाई थी जांच करने के लिए 1952 में, जिसका क्या नाम था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। याद रखिएगा क्या नाम था इसका, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। याद रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका नाम था। इसको हमने 1952 में बनाया था। क्या करने के लिए, चेक करने के लिए सर 5 ईयर प्लान अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये सारी बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए 5 ईयर प्लान में सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 ईयर प्लान में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट वाला सबसे, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ था 1974 में, बस थोड़ी बहुत बात याद रखनी है। लेकिन पहला दूसरा तीसरा जो है, इसको तो रट लेना है पूरी तरह से, है ना। यहीं से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना पहला हो गया प्लानिंग कमीशन जो है। प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो सब प्लानिंग कमीशन बना था आपका 1950 में। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 1947 पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद बना था प्लानिंग कमीशन। यानी 5 ईयर प्लान का हमने अवधारणा कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। उसके बाद यूएसएसआर में इसको किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो 1928 में जोसेफ स्टालिन ने इंट्रोड्यूस करा था। ये सारे एग्जाम के सवाल बन चुके हैं। इसमें जो भी पॉइंट लिखा हुआ है सब एग्जाम का सवाल बना हुआ है। आते हैं सबसे पहले 5 ईयर प्लान पहले वाले पर। पहला कब से कब तक था, तो 1951 से।
अब 1951 से है तो 5 साल का है, तो कब तक चलेगा? 1956 तक चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ड्यूरेशन था 1951 से लेके 1956 तक। लॉन्च कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 में लॉन्च हुआ था। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल आपसे अगर पूछा जाए, बताइए कौन थे प्रधानमंत्री? 1951 में भारत आजाद हुआ था, प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सवाल ये है आपसे, सर बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब का क्या नाम है? तो आप बता देंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मैगजीन का क्या नाम है? तो नेशनल हेराल्ड। ठीक है, नेशनल हेराल्ड इनकी मैगजीन का नाम है। ये बात भी याद रखिएगा आप। नेशनल हेराल्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि नेशनल हेराल्ड मैगजीन किसने लिखी है, तो आप बताएंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अपना है कि बताइए आप की फोकस क्या था? तो प्राइमरी सेक्टर पे की फोकस करना था हमको। किसी भी तरह से हमको क्या करना था? एग्रीकल्चर पे फोकस करना था। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जो सीधे सीधे आप यूज कर सकते हैं, वैसे जिसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, वो जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे माइनिंग हो गया, जैसे डैम इरिगेशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो है प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। सबसे पहला सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि सर बता दीजिए ये किस पर बेस था, कौन सा मॉडल था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल, याद रखिएगा। हेराल्ड डोमर मॉडल पर बेस था पहला 5 ईयर प्लान। ठीक है, ड्यूरेशन याद हो गया, फोकस एरिया याद हो गया, टारगेट हमने रखा था 2.1% का, अचीव किया हमने 3.6, और ये पूरी तरह से सफल हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसी में आता है सर बताइए, इसी में हमने इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए हमने 3 डैम बनाए थे। तीनों डैम का क्या नाम है? तो एक का नाम है भाखड़ा नंगल डैम, एक का नाम है हीराकुद डैम, और दूसरे का नाम है नागार्जुन सागर डैम। अब सवाल ये आता है, सर बताइए भाखड़ा नंगल डैम किस पर बना था? बताइए भाखड़ा नांगल डैम जो है वो किस पर बना था? बताओ भाई। इसको बोला जाता है लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? तो लार्जेस्ट डैम बोला जाता है। लार्जेस्ट, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? लार्जेस्ट डैम। ठीक है, भाखड़ा नंगल। इसी को क्या बोला जाता है? हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बोला जाता है। भारत का अगर पूछा जाए हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, तो आप क्या बताएंगे? भाखड़ा नांगल डैम बताएंगे। रट लीजिएगा, किस नदी पर बना है वो नदी का नाम आप कमेंट सेक्शन में हमको लिखेंगे। हीराकुद डैम जो है, हीराकुद के बारे में क्या बता रहे हैं? हीराकुद जो है वो महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में, और महानदी, महानदी, और इसको क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है भारत का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा डैम जो है वो हीराकुद डैम है। इसके बाद आपसे पूछा जाए, बताइए नागार्जुन सागर डैम किस पर है? तो अर्जुन, अर्जुन से याद रखिएगा कृष्ण, तो कृष्णा रिवर पर बना हुआ है कौन? नागार्जुन सागर डैम। कृष्णा रिवर पर बना हुआ है नागार्जुन सागर डैम। और नागार्जुन सागर डैम पर ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है। उस फेस्टिवल का क्या नाम बोल रहा है बताओ? फ्लेमिंगो फेस्टिवल। याद रखिएगा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो इसी समय मनाया जाता है नागार्जुन सागर, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये पूरी बात क्लियर हो गई कि भाई पहला 5 ईयर प्लान जो था, ठीक है, पहला 5 ईयर प्लान जो था वो उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हुई थी, इरिगेशन से रिलेटेड चीजें हुई थी, हमने पूरी तरह अचीव करा था। इसके अलावा इसमें याद रखिएगा आईआईटी भी बनाए गए थे। तो आईआईटी पहली बार कब बनाए गए थे? तो इसको भी लिख लीजिएगा, आईआईटी जो सेटअप किया गया था वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किया गया था। मुझे लगता है आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। आ गई है कि नहीं आ गई बताओ? चलिए अगला सवाल है, दूसरे 5 ईयर प्लान पे आते हैं। दूसरा 5 ईयर प्लान क्या कहता है? ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, पहला वाला हेराल्ड डोमर पे, दूसरा पीसी महालनोबिस पे। ये भी भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे, जवाहरलाल नेहरू के समय आया था। 1956 से 51, 5 साल के लिए चल रहा था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूरी तरह औद्योगिकरण करना था, कंपनी को आगे बढ़ाना था। हमने टारगेट रखा था 4.5 का, अचीव किया था 4.27। मॉडरेटली सक्सेसफुल था, कह सकते हैं ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, बीच बीच में कुछ परेशानियां आई थी, लेकिन हमको क्या करना था? इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना था। तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या करा था? हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 यानी सेकंड आईपीआर को पास किया था। ठीक है, अब इसको समझते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या होता है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन होता क्या है? अब एक चीज ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको बनाया गया था क्या? राउरकेला स्टील प्लांट बनाया गया था उड़ीसा में, किसकी मदद से बनाया गया था? जर्मनी की मदद से। दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाया गया था वेस्ट बंगाल में, किसकी मदद से? यूके की मदद से, यूनाइटेड किंगडम की मदद से। भिलाई में स्टील प्लांट बनाया गया था, भिलाई जो स्टील प्लांट है कहाँ बनाया गया था? छत्तीसगढ़ में, किसकी मदद से? यूएसएसआर की मदद से। राउरकेला, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, राज होता है, राज, राज मतलब राउरकेला तो जर्मनी, ज से जर्मनी होता है। अरे भाई भावनाओं पे मत जाइए, ज मतलब ये मत करना जी से जर्मनी होता है, ज से जर्मनी, ज से जर्मनी हिंदी बारे में। दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर यूके, ठीक है, और भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़ में बना था रूस की सहायता से। यूएसएसआर मतलब रूस,
ठीक है, तो आप याद रखते हैं राज, उसके बाद भीरू होता है, भीरू, भीरू, राज भीरू। और ये याद रखिएगा क्या, दुबे। एक मिनट, थोड़ा और क्रिएटिव बनाते हैं इसको, अभी सब याद हो जाएगा। दुबे, चलिए भाई। राज मतलब राउरकेला, जर्मनी की सहायता से, है ना, राउरकेला जर्मनी की सहायता से बना था। भीरू, भिलाई रूस की सहायता से बना था, भिलाई रूस की सहायता से बना था। दुबे, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से बना था, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से बनता है। भाई ये सवाल आते हैं और दुनिया पंखा देखती है बैठ के। आपको पंखा नहीं देखना हो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है आपको, तो ये काम करना है। क्या करना है बताओ, यही काम करना है। राज भीरू दुबे, याद रखिएगा, राज हिंदी में राज, राज मतलब राउरकेला जर्मनी, ठीक है। भीरू, भीरू भिलाई रसिया, रूस, ठीक है। दुबे, दुबे मतलब दुर्गापुर ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन। राजभीरू दुबे याद रखिएगा। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है। दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। जय हिंद जय भारत, याद हो गया आपको, ठीक। अब आते हैं आप अपने थर्ड फाइव ईयर प्लान। हाँ, ये भी बताना था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या होता है 1956। इसको समझने से पहले हम आपको एक दो चीज और बताना चाह रहे हैं, वो अभी हम उसके उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। थर्ड फाइव ईयर प्लान पे आइए। पहला फाइव ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। दूसरा किस पे बेस्ड था, पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। पीसी महालनोबिस को बोला जाता है भारतीय स्टैटिस्टिक के जन्मदाता, ठीक है। इसीलिए इनका बर्थडे कब आता है सर, तो इनका बर्थडे आता है 29 जून को। हैप्पी बर्थडे, ठीक है, 29 जून को आता है। इसीलिए 29 जून को क्या मनाया जाता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है सर। जय हिंद जय भारत, याद कर लीजिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि पीसी महालनोबिस जी का क्या होता है सर, हैप्पी बर्थडे होता है। तो ये बताइए आप, एक चीज और हमको जीवन में बता सकते हैं कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है हैप्पी बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद क्या थे, विजार्ड ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर। इसीलिए उस समय क्या मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। सेकंड फाइव ईयर प्लान का जो टारगेट था वो क्या था, इंडस्ट्री को अच्छा करना। पहले का काम क्या था, एग्रीकल्चर को अच्छा करना, प्राइमरी सेक्टर को अच्छा करना। दूसरे का काम क्या था, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना। और हमने टारगेट बनाया था 4.5 का, अचीव किया था 4.27। मान सकते हैं कि ये किसी तरह सफल हो गया था, पूरी तरह सफल नहीं मान सकते हैं, ठीक है। ये सारी बात जय हिंद जय भारत करते हुए आप याद कर चुके हैं, इच्छाधारी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब आते हैं थर्ड फाइव ईयर प्लान पे। तीसरा फाइव ईयर प्लान जो था वो गाडगिल फार्मूले पे बेस्ड था, ये बात याद रखिएगा। थर्ड फाइव ईयर प्लान गाडगिल फार्मूले पे बेस्ड था। इस समय थे क्या, 1961 से 66 की बात चल रही है। 1961 से 66 तक जवाहरलाल नेहरू आए और लाल बहादुर शास्त्री आए। दोनों लोग इस समय थे, दोनों लोगों की डेथ बाद में हो गई थी, ठीक है। तो 1961 से 66 तक, अब सोचो, दो प्रधानमंत्री बनते हैं। एक समय आता है 1961 से 66 तक, इसमें दो प्रधानमंत्री बनते हैं और दोनों की डेथ हो जाती है। तो ये योजना कितना सफल होगा, बिल्कुल सफल नहीं होगा, पूरी तरह फेल हो चुका था। टारगेट था 5.6 का, अचीव किया था हमने 2.8, ठीक है। हमारा की फोकस क्या था, सेल्फ जनरेटिंग और सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश हम कर रहे थे, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। इसी बीच 1962 में होता है इंडो साइनो वार, यानी इंडो पाकिस्तान वार, और 1965 में इंडो पाकिस्तान वार, और इंडो साइनो मतलब इंडो चाइना, ठीक है। तो 1962 में चाइना वार, 1965 में पाकिस्तान वार। इसकी वजह से ये सफल नहीं हो पाता है और दो दो प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है। तो जय हिंद जय भारत, ठीक है, सफल नहीं हुआ हमारा थर्ड फाइव ईयर प्लान। लेकिन हमने देखा पहला अच्छे से हुआ था, दूसरा भी ऑलमोस्ट हुआ था लेकिन कम ही था, तीसरा जो है पूरी तरह असफल हो गया, पूरी तरह फेल हो चुका था। अब यहां से आता है एक चीज और बात, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने यूएसए से क्या स्टार्ट किया था बताओ, यूएसए से हमने पीएल 480, यानी वीट की एक प्रजाति है पीएल 480। पीएल का मतलब समझिएगा सर, पीएल मतलब होता है पब्लिक लॉ 480, पब्लिक लॉ, LAW 480, पब्लिक लॉ 480 को एक गेहूं की प्रजाति होती थी। ये गेहूं की प्रजाति सर, आप सोचिए, अमेरिका में, यूएसए में पिग्स को खिलाई जाती थी, किसको, सुअर को खिलाई जाती थी। वही जो है हमको भी दिया गया था। तो ये है अमेरिका सर, है ना। तो अमेरिका है सर, क्या किया जाए।
ठीक है। तो पीएल 480, हमारे पास गेहूं नहीं था, हमारे पास लड़ाई झगड़ा इतना हो गया था, युद्ध हो चुका था, तो बहुत सारी चीजें नहीं थी, हम पूरी तरह फेल हो चुके थे, तो हमको लेना पड़ा, मजबूरी था। इसी समय क्या हुआ था, इसी समय ये सारी चीजें सेटअप करी गई थी, एफसीआई भी सेटअप किया गया था, क्योंकि गेहूं हमारे पास नहीं था, फूड सिक्योरिटी हमारे पास नहीं थी। एफसीआई का क्या मतलब होता है सर? तो एफसीआई का मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो पूछा जाए कि बताइए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया था? 14 जनवरी 1965, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सीएसीपी का क्या मतलब होता है? तो सीएसीपी का फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिएगा, इसको बोला जाता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसको लिख लीजिएगा, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये क्या करता है? तो ये एमएसपी डिफाइन करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को क्या करता है? डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। तो याद रखिएगा सीएसीपी का काम क्या है? एमएसपी बताना। तो सीएसीपी जो है वो कब आया था? 1965 में आया था। उसी समय आईडीबीआई आया था, आईडीबीआई। आईडीबीआई का मतलब क्या होता है? इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी थर्ड 5 ईयर प्लान में सेटअप किया गया था। उसके बाद यूटीआई भी सेटअप किया गया था, यूटीआई, सॉरी यूटीआई जो है 1963 में आया था, जिसका अभी इस समय क्या नाम है? एक्सिस बैंक। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। थर्ड 5 ईयर प्लान पूरी तरह हमारा फेल हो चुका था। चलिए आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान पे। फोर्थ 5 ईयर प्लान याद रखिएगा किस फॉर्मूला पे आधारित था? तो रुद्र एलन मॉडल कहा जाता है। रुद्र एलन मॉडल याद करिएगा, लेकिन एग्जाम में कहीं आ जाए गाडगिल फॉर्मूला तो बिल्कुल बेझिझक बिना संकोच के टिक कर दीजिएगा। अब दोनों नहीं आ सकता, दोनों आएगा तो रुद्र एलन मॉडल, दोनों नहीं आएगा तो गाडगिल फॉर्मूला थर्ड के लिए चला जाएगा, अगर गाडगिल आएगा तो फोर्थ के लिए भी आ जाएगा, रुद्र एलन आएगा तो फोर्थ के लिए आ जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है, क्लियर रखिएगा। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था वो रुद्र एलन मॉडल पर आधारित था। लेकिन एक चीज देखिएगा, 1900, ये कब से कब तक था? 1961 से 66 तक था। ये 1969 से शुरू हुआ था। इसी के बीच में हमने क्या शुरू कर दिया था? हम पूरी तरह हार चुके थे। हमको ऐसा लग रहा था कि हमने क्या युद्ध करा? 1962 में हमने चाइना से युद्ध कर लिया, 1965 में हमने पाकिस्तान से युद्ध कर लिया। तो हमारे पास एक समय, एक तरह से एकदम हम हार चुके थे। हमको लग रहा था कि हम 5 ईयर प्लान को अचीव नहीं कर पाएंगे, हम जो टारगेट बनाते हैं वही अचीव नहीं करते हैं, तो हमारा क्या होता है? कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आप एस्पिरेंट हैं, आप पढ़ते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, जब सुबह आप टारगेट बनाते हैं, शाम को अचीव नहीं करते हैं, तो पूरी तरह से आपकी जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है और आप एग्जाम में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो टारगेट बनाइए उसको अचीव करिए। तो अब हमको लगा 5 ईयर प्लान नहीं बनाना चाहिए, तो हमको क्या ले लेना चाहिए? प्लान हॉलीडे ले लेना चाहिए। हर एक एक साल के लिए प्लान बनाना चाहिए। छोटा छोटा प्लान बनाएंगे, हो सकता है हम अचीव कर लें, आगे बढ़ जाएं। तो प्लान हॉलीडे कितने साल के लिए आया था? 3 साल के लिए आया था। कब से? 1966 से लेके 69 तक आया था, और इसको एनुअल प्लान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्ट्रेटेजी पे हमने बात करा था, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, 1969 आता है। 1969 से 74 के बीच में गांधी जी आ गई थी, इंदिरा गांधी जी आ गई थी सॉरी, इंदिरा गांधी जी आ गई थी, और इंदिरा गांधी के समय पर ही क्या किया गया था? तो फोर्थ 5 ईयर प्लान लाया गया था, रुद्र एलन मॉडल पे आया था, है ना? रुद्र एलन मॉडल पे आया था। हमने क्या बोला? अब हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, हाँ जी, हमारी ग्रोथ तो होनी चाहिए, लेकिन ग्रोथ के साथ में स्टेबिलिटी भी चाहिए। ग्रोथ भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रोथ हो गया एकदम सीधे आसमान पे चढ़ गया और तुरंत गिर गया नीचे, ऐसे नहीं। ग्रोथ हो गया है, आसमान पे चढ़ गए हैं, तो आसमान पर रुके भी, स्टेबिलिटी भी चाहिए। हम सेल्फ रिलायंस पे काम कर रहे थे, तो हमने फैमिली भी प्लानिंग करी थी, फैमिली प्लानिंग करी थी। हमने नेशनलाइजेशन भी बैंकों का करा था। बताओ कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? 14 बैंकों का। 1969 की बात है, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन करा था। उसके बाद हमने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट भी करा था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, 1974 में। अभी इस बार सीजीएल मेंस में सवाल आया था कि बताइए स्माइलिंग बुद्धा का परीक्षण 1974 में हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। बताइए राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन थे? तो याद रखिएगा वीवी गिरी साहब हमारे क्या थे? ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे। वीवी गिरी साहब प्रेसिडेंट थे, और उसी समय स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट किया गया था। इसका स्माइलिंग बुद्धा पूरा न्यूक्लियर टेस्ट का नाम, ये कहाँ हुआ था? तो पोखरण हुआ था, पोखरण में। पोखरण कहाँ पड़ता है सर? राजस्थान में पड़ता है। ये सारी बात याद रखिएगा, ठीक। फोर्थ 5 ईयर प्लान आ चुका था। टारगेट हमने बनाया था 5.6 का, अचीव हुआ था 3.3। ये भी पूरी तरह क्या हो चुका था? फेल हो चुका था। फिर हम आते हैं 5 ईयर प्लान पर। तो हम 1974 में आ चुके हैं। उसके बाद आते हैं 5 ईयर प्लान पर। 5 ईयर प्लान पे जब आप आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान पर, तो ये किस मॉडल पर आधारित था? तो ये था डीपी धर मॉडल पर आधारित, ठीक है। इसको याद रखिएगा, किस मॉडल पर था? डीपी धर,
ठीक है। और इंदिरा गांधी के समय पर ही आया था 1974 से 1978 तक। बीच में क्या हुआ था, इमरजेंसी लग गई थी, इमरजेंसी के बाद सरकार गिर गई, तो इसलिए 74 से लेकर 78 तक चलाया गया। 78 के बाद आते हैं कौन हमारे, बताओ 78 के बाद कौन आया था, बताइए सर। तो अभी बताइए आप, ये तो आप बताएंगे, हम तो अभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो टारगेट हमने क्या रखा था इसका, देखो टारगेट रखा था 4.4 का, अचीव किया था हमने 4.8, और हम धीरे धीरे थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो चुके थे। इसमें क्या था की फोकस एरिया, तो हमको बोला गया था प्रॉवर्टी हटाना है, गरीबी हटाना है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर बनने की तरफ हमने एक कदम बढ़ाया था। और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी लागू किए गए थे, जिसमें बोला गया था कि जो बेसिक जरूरतें होती हैं वो सबको दी जाएंगी। और 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था 1975 में। सवाल आता है सर 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो गरीबी से रिलेटेड है। गरीबी हटाने के लिए हमने क्या लाया था, 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया था, याद रखिएगा। इसी के समय क्या आया था, आरआरबी सेटअप करी गई थी 1975 में, आरआरबी सेटअप किया गया था। आरआरबी जो है, आरआरबी को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम होता है क्या, नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी, 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया था। और आरआरबी जो है नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया था। पहला आरआरबी बना था मुरादाबाद में, और मुरादाबाद में कब बना था, 1975 में बना था। और इसका स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक, 2 अक्टूबर 1975। ये सारी बात याद रखिएगा, नाबार्ड बी शिवरमन कमेटी रिकमेंडेशन पे 12 जुलाई 1982, ये सारी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है आपका 5 पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 1 2 3 4 5, ये पूरा इसको याद रखिएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट है, पहले से लेके पांचवा तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच जब खत्म होता है, देखो 1974 में ये चीज खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, रोलिंग प्लान। उसके बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर गई, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। उसके बाद आते हैं जनता गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट के मोरारजी देसाई साहब, ये 1978 तक बोलते हैं कि हम रोलिंग प्लान लाएंगे, एक एक साल का टारगेट बनाएंगे। जैसे इधर हम पढ़ रहे थे ना, कहाँ गया, इधर हम क्या पढ़ रहे थे, प्लान हॉलीडे 1966 से 69 के बीच में। ऐसे ही ये आता है रोलिंग प्लान, एक एक साल का। इसमें जो है क्या, बेरोजगारी यानी रोजगार पर फोकस किया गया था, बेरोजगारी कम करना है, रोजगार बढ़ाने के क्षेत्र में हमने फोकस किया था। 1978 से 80 के बीच में आया था, और ये रोलिंग प्लान चलता रहा 1978 से 80। उसके बाद आता है सर आपका 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान कब आया था, कहाँ गया 6th 5 ईयर प्लान, चलो 6th 5 ईयर प्लान जो है वो कब से कब तक चला, 1980 से 85 के बीच में चलता है। इंदिरा गांधी फिर सरकार में आ गई थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार में आते ही 1980 से 85 के बीच में चलता है कौन सा, 6th 5 ईयर प्लान। की फोकस क्या रखा गया था, नेशनल इनकम को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को घटाना है, और नाबार्ड भी स्टैब्लिश किया गया था। अब बताइए सर नाबार्ड जो है कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 12 जुलाई, याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश किया गया था। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। कहां पर स्टैब्लिश किया गया था, तो ये स्टैब्लिश किया गया था मुंबई में। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद ही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका काम क्या होता है, ये आरआरबी को बढ़ाता है, आरआरबी को रेगुलेट करता है। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, जो नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1975 में क्या कर दिया गया था, बताओ भाई, खोल दिया गया था। तो ये सारी बात आती है आपके 6th 5 ईयर प्लान में। और हमने टारगेट बनाया था 5.2 का, अचीव किया 5.7, और बहुत अच्छे से सफल हुआ था। इसी में रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी लाया था, आरएलईजीपी। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये कब आया था, 1983 में आया था। रूरल लैंडलेस, इसको लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा क्या, रूरल रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये कब आया था सर, तो ये आया था 1983 में। तो 6th 5 ईयर प्लान आपको समझ में आ गया, खत्म हो चुका था, ये सारी बात हो चुकी थी। ठीक है, बोलो भाई। हम्म अब आते हैं 7th 5 ईयर प्लान पे। देखो अब क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, इनके इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी उधर, संजय गांधी की। उसके बाद ये राजीव गांधी की सरकार बनती है, इनके बेटे राजीव गांधी की सरकार बनती है। और राजीव गांधी की सरकार बनती है, खूब बहुत बड़ा बहुमत मिलता है, 400 से ज्यादा सीट मिली थी, क्योंकि लोगों को दया आ गई थी, कांग्रेस से लोग एसोसिएटेड थे तो दया भी आ गई थी, तो थोड़ी ऐसी चीजें हो चुकी थी। उसके बाद क्या होता है, इधर ध्यान से सुनने की जरूरत है। 7th 5 ईयर प्लान जो है वो राजीव गांधी के सरकार थे, राजीव गांधी के समय आया था, 1985 से 90 के बीच में आया था। इसमें क्या फोकस किया गया था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट किया जाएगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन करना है, ये पूरा था। ठीक है, टारगेट हमने बनाया था 5 का, अचीव किया था 6 का, बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसी में आया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है 1978 में। इसको किसने बोला था, प्रोफेसर राज
कृष्णा ने ये दिया था। इंडिया फ्रॉम 1960 से 80 के बीच में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला गया। कुल मिला के कहने का मतलब यह है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है प्रोफेसर राज कृष्णा ने दिया था, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया जो है 1960 से 80 के बीच में बहुत सारे युद्ध, बहुत सारी चीजें देखा था, इसलिए हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो चुका था, इसी को बोला गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो राज कृष्णा के बारे में याद रखिएगा। तो ये 7 5 ईयर प्लान का मामला चलता है। उसके बाद आता है सर 8th 5 ईयर प्लान। तो 8th 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीजें चलती हैं? अब राजीव गांधी की सरकार भी चली गई थी। उसके बाद आता है पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार। ऑनरेबल प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 1992 से 97 की बात है, इकोनॉमी पूरी डाउन हो चुकी थी, इकोनॉमी में एकदम हालत खराब हो चुका था। उसके बाद हमको हमारे इस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे क्या, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सॉरी सॉरी डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। और इसी के समय, इन्हीं के समय क्या हुआ था, हमारे पास एकदम बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो चुकी थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस का क्या मतलब होता है, हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था क्या करने के लिए, बाहर से कोई सामान हम लेंगे तो पैसा चाहिए होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं हो पाया था, पूरी तरह क्राइसिस हो चुकी थी। 1991 में ही एलपीजी रिफॉर्म लाना पड़ा। एनुअल प्लान आता है, एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी बात यहाँ से आती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव के समय पे एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। इसमें इंडिकेटिव पॉलिसी आई थी, इकोनॉमिक और फिस्कल रिफॉर्म्स आए थे, और लाइसेंस राज खत्म हो चुका था। अच्छा, लाइसेंस राज का क्या मतलब है, यहाँ मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा जो आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बताओ। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था पहले, हम आपको पढ़ाए हैं, एक बार फिर से रिवाइज करिएगा तो आपको पता चलेगा क्या आया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा, एक ही पेज में है, आपको शॉर्ट हो जाएगा, हिंदी वाली ये कर लेंगे। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कहाँ आया था बताओ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन अभी तो मैं पढ़ाया हूँ। दिखा ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था, यानी 1956 की बात हो रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था। आइए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में क्या करा गया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो आया था, पहला आया था आपका 1948 में। दूसरा आया था कब, तो पहला ये हो गया, दूसरा हो गया ये आया था 1956 में। 1956 में जब आईपीआर आया था, सॉरी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था, तो क्या हुआ था, तो इसमें जो है कंपनीज को 3 शेड्यूल में बनाया गया था। तो पहले शेड्यूल का नाम था शेड्यूल ए, दूसरे का नाम था बी, और तीसरे का नाम था सी। शेड्यूल ए में जो है 17 कंपनी को लिस्ट किया गया था, 17 कंपनी को। शेड्यूल बी में जो है 12 कंपनी को लिस्ट किया गया था, और जितने भी कंपनी बची थी रिमेनिंग कंपनी, उसको शेड्यूल सी में लिस्ट कर दिया गया था, रख दिया गया था। ये 17 कंपनी जो थी वो क्या थी, पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। ये 12 कंपनी जो थी गवर्नमेंट की कंट्रोल में थी, लेकिन जहां जरूरत पड़ रही थी वहां प्राइवेट को भी ले रहे थे, और बाकी सारी कंपनी जो थी वो प्राइवेट के कंट्रोल में थी। तो ये था हमारा क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब एक बात बताइए, जिसको भी प्राइवेट कंपनी बनाना था लाइसेंस लेना पड़ता था। अब लाइसेंस कौन लेगा, जो गवर्नमेंट में जिसके यहाँ घर के लोग होंगे, चाचा है विधायक, पापा है विधायक, फूफा है विधायक, तो वो जाके अपना लाइसेंस ले लेते थे। इसको बोला गया क्या, लाइसेंस राज बोला गया, लाइसेंस राज बोला गया। अब प्राइवेट कंपनी वाले हिचकिचाते थे, लाइसेंस मिलता नहीं था, बड़ा मुश्किल से मिलता था, तो आधे लोग तो भाई कौन कंपनी बनाएगा, लाइसेंस मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए लाइसेंस राज चलता था, प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद जब चीजें आगे बढ़ने लगी, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में कौन कौन सी कंपनी थी, जैसे मान लो एग्जांपल में आपसे पूछा जाए तो एटॉमिक एटॉमिक कंपनी, एटॉमिक पावर जो था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में पूरी तरह था। ऐसे ही आयरन और स्टील जो था, आयरन एंड स्टील, ये भी क्या था, गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में था। एविएशन एविएशन सेगमेंट, हवाई वाला पूरा अड्डा, ये सब का क्या था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन बहुत कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन अब समय आ गया था कि सर लाइसेंस राज को खत्म करने की जरूरत है। तो लाइसेंस राज को खत्म कब किया गया था, 1991 में लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया था। ये बात याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि जरूरत हो गई थी, अगर अब खत्म नहीं होगा तो मामला जो है बिगड़ जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए लाइसेंस राज को खत्म करना पड़ा, ये बात याद रखिएगा, है ना, क्लियर हुआ। तो ये पूरी कहानी चलती है कब, ये पूरी कहानी चलती है आपका
1990-92 में एनुअल प्लान। एट्थ 5 ईयर प्लान 1992 से 97 के बीच आया था, लेकिन उसके पहले एनुअल प्लान आया था। और इस एनुअल प्लान में क्या किया गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये सब सारी चीजें हमने करी थी। उसके बाद एट्थ 5 ईयर प्लान आया 1992 से 97 के बीच में, और टारगेट हमने रखा था जय हिंद जय भारत करते हुए 5.6, अचीव हुआ 6.8। क्यों? क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर पूरी तरह फोकस करा था। लिबरल कर दिया कि ठीक है प्राइवेट वाले आना चाहे आ जाए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया, हमने इकोनॉमी को खोल दिया, बाहर के लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ के लोग भी बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरी तरह हमने इकोनॉमी को खोल दिया। तो यहाँ से हमारे पास चीजें बनने लगी, यहाँ से हमारा इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा होने लगा। उसके बाद इसी वजह से 1992 से 97 के बीच में हम पूरी तरह सफल हो चुके थे। आठवां 5 ईयर प्लान खत्म होता है 1992 से 97 के बीच में। उसके बाद आता है नौवां 5 ईयर प्लान। तो नवा जो है 1997 से 2000 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे, और ग्रोथ चाहिए था सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के साथ। बहुत सारी चीजें चल रही थी, अनटचेबिलिटी चल रही थी, पूरी तरह से इनइक्वालिटी चल रही थी, असमानता, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां चल रही थी। हमको लगा कि ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन ग्रोथ के साथ एक सोशल जस्टिस का भी कॉन्सेप्ट चाहिए और इक्वालिटी भी चाहिए। और हमने रखा था टारगेट 6.5 का, अचीव हुआ 5.4। बहुत ज्यादा सफल तो नहीं हो पाया था। उसके बाद क्या होता है, 10th 5 ईयर प्लान आता है। तो 10th 5 ईयर प्लान जब आता है तो अटल बिहारी वाजपेयी गए और मनमोहन सिंह आए। तो इस बार की बात है। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 के बीच में चला था। टारगेट था 8% का, अचीव हुआ 7.6। और इसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट। तो पूछा जाए कि कब आया था नेशनल हॉर्टिकल्चर, बागवानी के बारे में, बागवानी मिशन कब आया था, बागवानी को भी प्रमोट करने की जरूरत है, तो 10th 5 ईयर प्लान में आया था, है ना। तो याद रखिएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो 10th 5 ईयर प्लान में आया था। देखिए ये सब बीच बीच में आप मत नहीं याद करेंगे, लेकिन जो जो काम की बात है वो सारी बात आपको पता होना चाहिए। काम की बात अगर नहीं याद करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो 10th 5 ईयर प्लान में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आया था। उसके बाद आते हैं 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान में भी कौन था इस समय, मनमोहन सिंह थे। 2007 से 2012 चला, और हमने बोला कि फास्टर ग्रोथ चाहिए और इंक्लूसिव चाहिए। इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है, समावेशी। समावेशी का क्या मतलब होता है, इंक्लूसिव का मतलब होता है, जैसे एक मिनट, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी ग्रोथ होनी चाहिए। समावेशी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ग्रोथ सबकी होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन है उसकी भी ग्रोथ हो, कोई टीचर है उसकी भी ग्रोथ हो, कोई एकदम गरीब आदमी है उसकी भी ग्रोथ हो, कोई बहुत अमीर आदमी है उसकी भी ग्रोथ हो, कोई साफ सफाई करने वाला उसकी भी ग्रोथ हो, कोई खाना बनाने वाला उसकी भी ग्रोथ हो, पढ़ाई जो करने वाला उसकी भी ग्रोथ हो, सबकी ग्रोथ हो। ठीक है, उसी को बोला गया इंक्लूसिव ग्रोथ। हर तबके की, हर एक सेगमेंट की ग्रोथ होनी चाहिए। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट कब आया था, तो 11th 5 ईयर प्लान में आया था। मनमोहन सिंह हमारे क्या थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक, तो ये है इंक्लूसिव ग्रोथ। 11th 5 ईयर प्लान टारगेट था 9% का, अचीव हुआ 8%। लिटिल बिट सक्सेसफुल था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद आता है 12वां 5 ईयर प्लान, जो 2012 से 2017 चलना था। लेकिन क्या होता है सर, गलती से 2014 में, गलती से क्या सॉरी 2014 में सरकार बदल जाती है और 2014 में मोदी जी आ जाते हैं। उसके बाद नीति आयोग बन जाता है, तो 2014 में ही इसको खत्म कर दिया जाता है, 2015 से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मनमोहन सिंह के समय आया था। और इसमें क्या था, फास्टर, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। तो पूछा जाए सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कब करी गई थी, तो याद रखिएगा सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करी थी हमने 12th 5 ईयर प्लान में। सर सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, देखो सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें, आप अपने ग्रोथ को ऐसे बढ़ाएं कि इस जनरेशन के लोगों के लिए भी फायदा हो, आने वाले जनरेशन के लोगों के लिए भी फायदे की बात हो। ऐसा नहीं कि इतना खा लीजिए कि कुछ बचे ना आगे वाले, आने वाले जनरेशन के लिए। इसको बोला जाता है सस्टेनेबिलिटी। तो हमको फास्टर भी करना है, इंक्लूसिव भी करना है और सस्टेनेबल भी बनाना है। तो ये 12th 5 ईयर प्लान की बात थी। 2012 से 17 चलना था, 2015 में नीति आयोग बनता है। और याद रखिएगा यहाँ पर 5 ईयर प्लान का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। नीति आयोग, वेलकम टू द नीति आयोग। और नीति आयोग मतलब क्या फुल फॉर्म होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन की जगह ये आता है। 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट होता है। ये एक थिंक टैंक है जो रिपोर्ट पब्लिश करती है, डॉक्यूमेंट देती है। और इसके हेड जो होते हैं कौन होते हैं, इसके हेड होते हैं कौन, प्रधानमंत्री साहब। एनडीसी के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हेड कौन होते थे, याद करो, प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। इस समय हमारे यहाँ पे वाइस चेयरमैन कौन है, तो याद रखिएगा वाइस चेयरमैन, हेड जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, वाइस चेयरमैन यानी जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो कौन है, तो याद रखिएगा सुमन बेरी। सुमन बेरी इस समय क्या है, हमारे वाइस चेयरमैन है। और इसके सीईओ भी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो याद रखिएगा इनका क्या नाम है, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम क्या है सर, VVR सुब्रमण्यम जो है इसके क्या हैं,
सीईओ हैं, और यहाँ से नीति आयोग का आ जाता है, और प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो ये रहा सर 5 ईयर प्लान आपका। 5 ईयर प्लान पूरी तरह याद रखिएगा, और रोलिंग प्लान जो आया था वो भी याद रखिएगा, कब आया था, मोरारजी देसाई के समय आया था। ये याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पीडीएफ के लिए आप कहाँ जुड़ेंगे, वन डेयर सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, और वहां आप टेलीग्राम जुड़ जाएंगे। वहां आपको क्या कर दिया जाएगा, इस पीडीएफ को दे दिया जाएगा। ये रहा आपका पूरा इंग्लिश में, उसके बाद है आपका पूरा हिंदी में। आप बेझिझक होकर इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंट भी करा लेंगे तो बहुत आराम से ये प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक ख्याल रखिए, रिवीजन कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और मैंने सारी बात बता दी है, इसके अलावा एग्जाम में इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।